टारगेट ईपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के साइंस की बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम एनसीईआरटी के बुक को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमारे कोचिंग के बच्चों की जो सक्सेस रेट रही है और जो हमारे कोचिंग के बच्चों की जो हाईएस्ट परसेंटाइल आई है उसमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एनसीईआरटी ऐसी बुक होती है जिसमें आपको कम शब्दों में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होता है। तो चलिए हम आज क्लास 9th के साइंस की बुक्स के बारे में, एनसीईआरटी के बुक के बारे में पहले अपने 9th का सिलेबस समझते हैं। देखिए, अगर आपको क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो आपका 9th भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि क्लास 9 जो बच्चे क्लास 9 और 10 दोनों पढ़ते हैं वो बच्चा थोड़ा मीडियम भी होता है तो वो टॉप करता है, और तेज बच्चा जो है वो क्लास 9 का अगर बेसिक कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं है और वो क्लास 10 में डायरेक्ट पढ़ा है फिर भी उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमको पता है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है हमारी क्लास 9 से ही शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 9 के साइंस के बारे में। देखिए, विषय सूची दिया हुआ है कि क्लास 9 के साइंस में हमें कितने लेसन्स पढ़ने हैं। क्लास 9 के साइंस में हमें कुल मिला के 15 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमारी संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार। देखिए, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको सारे लेसन्स के नाम याद होने चाहिए। अगर आपको सारे लेसन्स के नाम याद हैं तो फिर दूसरा आपका काम क्या है कि उन लेसन्स के टॉपिक्स याद करें, और जब आप लेसन का नाम और उनके अंदर के टॉपिक्स को याद करते हैं तो उसमें की जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा लेसन है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला लेसन है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, 3 भाग में इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पेज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको जो याद रखनी है वो ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका निर्माण जो है वो पदार्थ से ना हुआ हो। यानी कि इस धरती पे जो भी है उसका निर्माण पदार्थ से हुआ है, ये एकदम बात तय है। ठीक है, तो इसका ज्ञान हमें पुराने संस्कृत बुकों में और दार्शनिकों की किताबों में भी मिलता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया जो है वो 5 तत्वों से बनी है। ठीक है, तो 5 तत्वों की जिक्र होती है तो उन 5 तत्वों में वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस पर बहुत सारे खोज किए हैं और उन्हें भी ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा है। यानी कि जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने पदार्थों को 2 गुणधर्म के आधार पर बांटा है। पहला भौतिक गुणधर्म, यानी कि उनमें भौतिक का मतलब क्या होता है, ऊपरी बनावट कैसा है, देखने में उसका कलर कैसा है, रंग कैसा है, सॉफ्ट है, नरम है या हार्ड है, ये सब ऊपरी बनावट होती है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। और जो आंतरिक बनावट होती है जिसे हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं या रासायनिक प्रकृति कहते हैं, उसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो पदार्थ का हम भौतिक स्वरूप आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कितना हो बड़ा से बड़ा पदार्थ देख लीजिए और छोटा से छोटा पदार्थ देख लीजिए। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पदार्थ का निर्माण जो होता है वो कणों के मिलने से होता है, यानी कि अत्यंत हमारी आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म कणों से ही पदार्थ बना होता है। और इस बात का पता लगाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है कि 100 ml बीकर ले लीजिए और इसमें जल भर के इस पर निशान लगा दीजिए। अब इसमें नमक और चीनी को मिलाइए। देखिए, नमक और चीनी का जो टुकड़ा लेंगे वो हमें आंखों से दिखता है, लेकिन पानी में घुलता है तो गायब हो जाता है। तो हमें दिखने में तो लगता है कि वो गायब हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो गायब नहीं हुआ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। और अगर उस पानी को बाहर निकाल कर हम उसे चखते हैं तो हमें उसमें नमक और चीनी का स्वाद आता है। देखिए, जैसा कि इसमें दिया है, जल और नमक मिलाने पे वो दोनों छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और हमें ये मालूम चल जाता है कि जो नमक के हमने और चीनी के बड़े बड़े कण मिलाए थे वो छोटे छोटे कणों में टूट गया है और पूरी तरह से जल में घुल गया है। इस
चीज़ को हम और कंफर्म करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है, उसे लेते हैं, उसके 2 या 3 क्रिस्टल लेते हैं और उसे 100 ml पानी में घोल देते हैं, 100 ml पानी में घोल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 100 ml पानी में जो घोला हुआ पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें से 10 ml निकाल के 90 ml उसी में रहने देते हैं और उसमें से 10 ml निकाल के एक और 100 ml के बीकर में डाल देते हैं। हम देखते हैं कि उसका भी रंग वैसा ही हो जाता है। फिर ये एक्सपेरिमेंट हम फिर करते हैं, फिर उस दूसरे वाले 100 ml के बीकर में से फिर 10 ml निकाल के एक तीसरे वाले में डालते हैं और इस प्रक्रिया को हम बार बार करते हैं और बार बार हम देखते हैं कि उसका रंग जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट के रंग जैसा हो जाता है। इससे हमें बात पता चल जाती है कि पोटेशियम परमैंगनेट अनेक छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, जिससे उसके क्रिस्टल हमें पानी में दिखते हैं और उसी की वजह से पानी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल एक छोटा सा हमने टुकड़ा डाला था, लेकिन वो हजारों टुकड़ों में या लाखों टुकड़ों में टूट गया, जिसकी वजह से पूरी तरीके से पानी में जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट का कण मिल गया है और हमें उसका कलर अलग दिख रहा है। इसका मतलब हमें ये मालूम चलता है कि पदार्थ इतने छोटे कणों से मिलके बने हैं। देखिए, सबसे इस पूरे टॉपिक में हमको बस इतना ही समझना है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि पदार्थों के भौतिक गुण में पहला गुण हमने पढ़ लिया कि पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हम पदार्थ के दूसरे गुण पे चलते हैं। देखिए, पदार्थ का दूसरा गुण है जिसे हम अभिलाक्षणिक गुण भी कहते हैं। पदार्थों के बीच वो चाहे कितना हो छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होता है, उसके बीच में खाली जगह होता है। ठीक है, खाली जगह होता है। अब हम एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नमक, चीनी, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण, अगर ये सारे कण या नींबू अगर हम पानी में घोलते हैं तो उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसका मतलब जो पानी हमें दिख रहा है उसके बीच में कहीं ना कहीं छोटा छोटा जगह है, जिसकी वजह से उसमें जो कण हम डालते हैं वो उस रिक्त स्थानों में बैठ जाते हैं और हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन उसका गुण हमें दिखता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम चीनी को पानी में घोलते हैं, ठीक है, और चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी को पानी में घोलने पर जो होता है उसमें पानी के अंदर छोटे छोटे स्थान खाली होते हैं जहाँ पे वो स्पेस क्या होता है, भर लेता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते हैं। देखिए, 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पहला, पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पदार्थों का एक अभिलाक्षणिक गुण है कि इनके बीच में खाली स्थान होता है। आपको ये 3 बातें, और तीसरा ये है पदार्थ यानी कि आसपास जो भी चीजें वो क्या है, स्टेबल है, रुका हुआ है, वास्तव में वो रुका हुआ नहीं होता है, वो लगातार गति कर रहा है। हमारी आंखों से दिखता है कि वो गति नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। अगर हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर हम सामान लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो चार्जर हो, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो सारे कण गति करते रहते हैं, लेकिन उनकी गति जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग होती है। नहीं तो हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं होती वो चल रही होती हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए कि ये पूरा कमरा जो है एक चार्जर है और हम उसमें के एक कण हैं। अगर हम पूरा दिन भी इस रूम के अंदर घूमते रहें तो हम कभी भी इस रूम से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन कणों की खासियत ये होती है कि वो उसी पदार्थ के अंदर जिगजैग मोशन करते हैं, जिसकी वजह से वो गतिशील बाहर से नहीं दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो अंदर से गतिशील होते हैं। और तीसरा बात जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस पर भी छोटा मोटा क्रियाशील दिया। देखिए, इसमें बिहू जो होता है एक असम का बहुत फेमस नृत्य है, उसमें दिया है कि किस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे को पकड़ के नृत्य कर रही हैं और इसमें दिखाया है कि सब एक दूसरे को पकड़े हुए होती हैं और सब एक दूसरे को खींचती रहती हैं। तो ये जो होता है इसकी खासियत ये होती है कि पदार्थ जो होता है एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, यानी कि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति ऊर्जा और भी तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि तापमान बढ़ने पर, देखिए एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको नोट करिए कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक बात याद रखिए, पदार्थ गति तो करते हैं लेकिन इस गति को प्रभावित करने वाला क्या है, तापमान है। तापमान बढ़ने से पदार्थों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए विसरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। जैसे पानी का कण और चीनी का कण, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक अपने आप ही एक दूसरे से मिल जाए। ठीक है, तो इसको ही विसरण कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब चलिए हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आज का बस हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा कि हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में समझ लें, और बस इसके बाद दूसरा पार्ट कल होगा, उसके बाद तीसरा पार्ट में ये लेसन खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 पेजेस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पढ़ी हैं, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पंच तत्व, इसको आपको जान लेना है कि जो पूरा दार्शनिकों ने बताया है कि पूरा जो होता है वो आसपास के पदार्थ जो भी है पूरी दुनिया में 5 तत्वों से मिलने से बनी है। और एक बात याद रखिएगा कि जो पदार्थ है उसका अपना आयतन होगा और वो स्थान के होती है। अब वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 चीज़ों के आधार पर, उनके भौतिक गुण के रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा है। हम इस लेसन में भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भौतिक गुण में पहला गुण है कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। दूसरा गुण है जो कि पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। और तीसरा है पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और गतिशील को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गतिशील को प्रभावित करने वाला तापमान, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो गतिशील और अधिक होंगे। और तीसरी इसमें चीज़ हम पढ़े हैं कि दो पदार्थों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, अपने आप मिलना, यानी कि बिना किसी के हस्तक्षेप के मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, और अगला है कि पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, जिसमें विभिन्न नर्तकों के बारे में बताया गया था कि कैसे वो एक दूसरे को पढ़ के नृत्य करती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पदार्थ की अवस्थाएं। इस लेसन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आज केवल एक हम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के बारे में। बाकी अवस्थाओं के बारे में हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे आसपास के विभिन्न अवस्था तो 5 और अधिक होती हैं। साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन बेसिक रूप से जो हमारे आसपास पे मेजोरिटी जो जिसकी है वो केवल 3 चीज़ों की है, ठोस, द्रव और गैस। 3 चीज़ें ही हमारे आसपास के, ये 3 प्रकार के ही पदार्थ दिखते हैं। हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो ये 3 ही अवस्थाओं में अधिकतर देखी जाती हैं। ठोस हमारे आसपास दिखने वाली, द्रव, दूध, पानी, ये सब क्या है, सांस लेते हैं, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कहना नहीं है, ठोस अवस्था के बारे में आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु ठोस होती है तो उसके अंदर क्या एक खासियत होती है। फिर भी देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसका आकार जो होता है वो एकदम निश्चित होता है। आकार एकदम निश्चित, ठीक है, उसकी सीमाएं एकदम स्थिर होती हैं, यानी कि आयतन एकदम घटता बढ़ता नहीं है, जितना आयतन है उतना ही आयतन रहेगा। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, वो टूट जाएगा लेकिन अपना आकार बदलेगा नहीं, ये इसकी खासियत होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे रबड़ बैंड है, इसको खींचा जा सकता है, आकार बदल सकता है। और विभिन्न आकार के चीनी और नमक को सॉलिड होते हैं, लेकिन जिस बर्तन में उनका आकार ले लेते हैं। ठीक है, और स्पंज भी एक ठोस है, लेकिन फिर भी इसे हम दबा सकते हैं। ये सभी ठोस हैं, क्योंकि देखो इसमें सवाल उठता है कि रबड़ ठोस है तो फिर इसे क्यों खींचा जा सकता है, बर्तनों में रखा हुआ चीनी और नमक ठोस है तो क्यों उसका आकार बदल जाता है, और स्पंज जो होता है ये ठोस है तो फिर ये इसको क्यों दबाया जा सकता है। तो इन सबका आंसर ये है कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, जैसे ही बल हटा लेंगे वो फिर से अपने आकार में आ जाएगा। अत्यधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएगा लेकिन अपना आकार बदलेगा नहीं, यानी कि रबड़ पे जब तक बाह्य बल काम करता है तब तक ही वो अपना आकार बदले रहता है। जैसे ही उस पर बाह्य बल हम हटा लेते हैं
वो पुनः अपने आकार में आ जाता है। और अगर हम उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो टूट जाता है लेकिन अपना आकार नहीं बदलता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रबड़ क्या है, ठोस है। आगे देखिए, नमक और चीनी की बात होती है। वो प्लेट में रखे हों चाहे जार में रखे हों, लेकिन वो क्रिस्टल के रूप में ही होते हैं, अपना क्रिस्टल वाला रूप नहीं बदलते हैं। ठीक है, यानी कि जिस रूप में रहते हैं उस रूप में होते हैं। अच्छा, अगला स्पंज की बात होती है। स्पंज में चूंकि छिद्र होते हैं और छिद्र में हवा भरा होता है, जैसे ही हम उसे दबाते हैं उसमें का हवा निकल जाता है और जिसकी वजह से वो दबता है। फिर जैसे ही हवा भर जाता है वो फिर से अपने आकार में आ जाता है। तो ठोस हैं ये। ठोसों की एक खासियत आप याद रखेंगे, पहला इनका आकार निश्चित होगा, इनका आयतन जो है स्थिर होगा, स्थिर आयतन होगा, यानी कि उसको दबाया नहीं जा सकता है और बाह्य बल लगाने पर अपना आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, हाँ, ठोस टूट सकता है लेकिन अपना आकार नहीं बदल सकता है। जो दूसरी अवस्था है वो द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था के बारे में भी कुछ खासियत है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। और ठोस में द्रव का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और लेकिन द्रव में केवल आकार निश्चित होता है, आयतन जो होता है वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और ठोस का आयतन बदलता नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता बल्कि आयतन निश्चित होता है, और ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जब हम द्रव के आकार की बात करते हैं तो हम द्रव को चाहे जिस बर्तन में रख दें वो उसका ही आकार ले लेता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। वातावरण गैसों से विकसित होकर जल में घुल जाती हैं, और एक गैसें विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। याद रखिएगा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। ठीक है, क्योंकि वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं, यानी कि द्रव एक ऐसा माध्यम है जो अपने अंदर ठोस को भी घोल लेता है और द्रव को भी घोल लेता है। ठीक है, और गैस को भी घोल सकता है। गैस विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो पानी में घुल सकती हैं, इसीलिए पानी के अंदर रहने वाले जानवर जो हैं इनका उपयोग करते हैं और ये उनके लिए जीवन है। अगर ये ऐसा क्रिया ना हो तो वो मर जाएंगे। सभी जीवधारी को जीने के लिए श्वास लेना पड़ता है, चाहे वो जल में ही क्यों ना हो। जल में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इससे हम निष्कर्ष निकलता है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। यानी कि द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें द्रव भी घुल जाता है, ठोस भी घुल जाता है और गैस भी घुल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव की अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, यानी कि द्रव के अंदर जो कण छोटे छोटे पाए जाते हैं वो स्वतंत्र रूप में गति करते हैं, और ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों के बीच स्थान पाया जाता है। और तीसरा गैसीय अवस्था जो है इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के क्लास में बहुत ही काफ़ी है, इसका आप रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।